नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की, जहां देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी हमारे चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर एवं उनके सभी अभिभावकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं आप सभी को सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, इनको सफलता मिली है, उन सभी को अपनी ओर से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और आज आप सब यहाँ मुख्य सेवक सदन में आए हैं। बहुत सारे लोग आज इसमें से पहली बार यहाँ पहुंचे होंगे, तो जो पहली बार आए हैं उन सबका भी अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हरीश रावत ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की सरकार आने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कही है, जिसके बाद से ही बीजेपी की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे, उस दौरान उन्होंने गैरसैंण को लेकर क्यों कोई निर्णय नहीं लिया। साथ ही कहा कि ढलती उम्र के चलते उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। के साथ जो धोखा हो रहा है पिछले 7-8 साल से ठगा जा रहा है, और सबसे बड़ा उदाहरण करने का है, बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है। लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी। गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाल में होगी, किसी गधेरे में होगी। कहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछ रहे हैं, कहीं उसका आता बताया। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गट में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। तो वहीं केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण मामले में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दरअसल राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में नकारात्मक राजनीति कर रहा है। जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया है तो फिर 228 किलो सोना कैसे चोरी हो गया? वहीं इस पर कांग्रेस की ओर से गरिमा दसौनी ने पलटवार किया और क्या कुछ कहा, ये सुनिए। पूछना चाहती हूँ कि किस बात के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री हैं आप? ना आपको आपदा की चिंता रहती है, ना आपको चारधाम व्यवस्थाओं की चिंता रहती है, और न कभी आपने सड़कों की सुधरी। जितने विभाग आपके पास हैं, आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया। आज केदारनाथ सोना चोरी मामले में आप कह रहे हैं कि 23 किलो दानदाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात को भी आज अरसा बीत गया है आरोपों की झड़ी लगते हुए भी, और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में, बचाव में। तो कहीं ना कहीं वो जो सारे बयान हैं 228 किलो सोना दान
योगदान देने वाले, वो हमारे द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं दिए गए थे, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान है। जितने न्यूज़पेपर और जितने चैनलों की कॉपी कहेंगे मैं आपको प्रेषित करने के लिए तैयार हूं, जिसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बोल्ड लेटर्स में हेडलाइन छपी है कि केदारनाथ होगा स्वर्णमय, और गर्भगृह में जब सोने की परत चढ़ गई उसके बाद फोटो सेशन कराया अजेंद्र अजय ने अपना, और सब जगह उनके बयान लगे हैं, सारे रिनाउंड चैनल्स में उनके बयान चले हैं कि 228 किलो सोना दानीदाता ने दिया है। आप अपने ही बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान को कैसे झुठलाओगे? तो वहीं दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से बनने वाले केदारनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत और मंदिर समिति ने इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। जय बाबा केदार। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से जो ट्रस्ट बना हुआ था और हम सब की भावनाएं बिल्कुल आहत हुई थी, क्योंकि उनके द्वारा, ट्रस्टियों द्वारा कहा गया था कि श्री केदारनाथ धाम जो यात्री नहीं जा पाएगा उसकी पूजा बोराड़ी के दिल्ली में होगी। हम सब की भावनाओं को आहत पहुंचाया था और उसका बहुत हम लोगों ने विरोध भी किया था और विरोध करना भी जायज़ था। लेकिन मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमें उसी समय आश्वासन दे दिया था कि हम इसको ना नाम रखेंगे और ना स्वरूप रखेंगे। तो कल बोराड़ी में जो केदारधाम के नाम से जो ट्रस्ट था, उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति निकाली और उसमें साफ लिखा गया, ना तो धाम का नाम केदारनाथ का नाम रहेगा और ना ही यह केदारनाथ का स्वरूप रहेगा। उन्होंने अपना ये जो मंदिर जो केदारनाथ के नाम से बना रहे थे, धाम के नाम से बना रहे थे, उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनके प्रति खास लगाव है और इसको उन्होंने बार बार प्रूव भी किया है। जैसे पहले देवस्थानम बोर्ड को उन्होंने समाप्त किया तेल पुरोहितों और पंडा पुरोहितों की मांग पर। उसके बाद उन्हें फिर से जो केदारनाथ का नाम से दिल्ली में एक ट्रस्ट द्वारा मंदिर बनाया जा रहा था, उस पर बड़ा कड़ा रुख लिया, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित भी किया और अब उनके रुख से केदारनाथ जो मंदिर ट्रस्ट था, उन्होंने मंदिर बनाने की जो अपनी पहल थी उसको समाप्त कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की विशेष भूमिका रही है और उनके कड़े रुख के कारण ही मंदिर प्रबंधन को अपने पांव वापस खींचने पड़े हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने भी सीएम धामी के प्रयास को सराहा है। उन्होंने सीएम धामी ने 3 काम और करने की बात की। उन्होंने कहा कि मंदिर के नाम पर मिला दान बीकेटी को सौंपा जाए, केदारनाथ शिला को वापस केदारनाथ में ससम्मान वापस लाया जाए, साथ ही दिल्ली की जमीन भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के नाम कर दी जाए। जो वहां पर केदारनाथ धाम मंदिर बनने से, संस्था बनने से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां जाकर उस कार्यक्रम में शिरकत करने से और उसका प्रचार प्रसार करने से आहत थे, ये उन सब लोगों की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अच्छी बात है कि आपका प्रभाव है और आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है। निश्चित रूप में आपने अपने प्रभाव का उपयोग करके जो ये डिसॉल्व करने का पत्र ये जारी हुआ है, ये आपके प्रभाव के बिना नहीं हो सकता, ये आपका प्रभाव है। और मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, उत्तराखंड की ताकत है। मैं आपसे अब एक गुजारिश करना चाहता हूं इस मामले में कि अब 3 काम रह गए हैं इस मामले में। जब तक ये 3 काम नहीं होते तब तक ये पूरा ऑपरेशन अधूरा है। और ये 3 काम है। नंबर 1 कि केदारनाथ धाम नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है, वो पूरा का पूरा पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो केदार शिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहां पर उस केदार शिला को वहां पर शिलान्यास में उपयोग किया गया, ससम्मान उस केदार शिला को वापस केदारनाथ में स्थापित किया जाए, वापस लाया जाए। नंबर 2 और नंबर 3 कि जो भी वो जमीन केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से दिल्ली में है, वह जमीन, वह भूमि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को हस्तांतरित हो, उनके नाम दर्ज हो, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नाम वो जमीन दर्ज हो। ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं। और चूंकि आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, तो हमारी ये ताकत, उत्तराखंड की ये ताकत जो आपके प्रभाव के रूप में आप में निहित है, ये इसके काम आए।
और आप जल्दी से इस काम को भी करिएगा, ये हमारी आपसे गुजारिश है। और ये भी जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये पूर्ण रूप से इसका सॉल्यूशन निकल गया, इस मामले का हल निकल गया। वहीं गणेश गोंदियाल के बयान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2015 में जब गणेश गोंदियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष और हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तब मुंबई के बसई में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो आज तक दुनिया भर से चंदा ले रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले इसका जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा बंबई के बसई में जो बद्रीनाथ मंदिर का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया, जिस समय के श्री गणेश गोंदियाल जी बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस जवाब दे कि उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का शिलान्यास क्यों बंबई के अंदर किया था। दूसरी बात, उसके लिए जो ट्रस्ट बना हुआ है, उसके लिए जो समिति बनी हुई है, वो पूरे विश्व भर से बद्रीनाथ मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है कांग्रेस के संरक्षण में। सबसे पहले कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए, गणेश गोंदियाल जी को इसका जवाब देना चाहिए, हरीश रावत जी को इसका जवाब देना चाहिए, तब उनकी नैतिकता बनती है वो किसी दूसरे से सवाल पूछ सके। कांग्रेस एक बार फिर से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करने जा रही है और इस पर जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा को पैदल मार्ग जैसे ही श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी। कांग्रेस एक बार फिर केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। धामों के प्रतिरूप यहाँ बनेंगे, उसका विरोध पूरे राज्य में हुआ। पूरे राज्य के पंडा पुरोहित समाज के अलावा जो हमारे सनातन धर्म के भक्त लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य है, ज्योतिर्मठ, उन्होंने जब इसके विरोध में आवाज उठाई तो कांग्रेस ने जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड के धामों की प्रतिष्ठा के लिए केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करी। और उस रक्षा यात्रा का रिजल्ट आप देख रहे हैं, सरकार को बैकफुट आना पड़ा, सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। सरकार ने अब ये तो ट्रस्ट भंग होने की घोषणा हो गई, लेकिन ट्रस्ट भंग करते हुए जिस प्रकार के बातें उस ट्रस्ट के लोगों ने कही, जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करी, मैं समझता हूं बड़े आपत्तिजनक है। और ये कोई उपलब्धि नहीं है, मुख्यमंत्री जी का कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। उनके ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, प्रधानमंत्री जी पे दबाव पड़ता तो वो भी यू टर्न ले लेते हैं। ये तो राज्य की जनता का, राज्य के पंडा पुरोहित समाज का, राज्य के तमाम धार्मिक लोगों का दबाव था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो रक्षा यात्रा शुरू करी, उसका दबाव था कि ये निर्णय लेना पड़ा। अब जो हमारे अन्य विषय है, 228 किलो सोना है, वहां पर जो कृष्णाबाई की गुफा है, वहां पर जिस प्रकार से अंधाधुंध निर्माण किया जा रहा है, ट्रस्ट के नाम से जो चंदाखोरी हुई है, ट्रस्ट के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा कायम नहीं हुआ, ये सारे विषय है। इसको लेकर के हम केदारनाथ जी की यात्रा जो हमने छोड़ी थी सोनप्रयाग में आपदा की वजह से, वो पूरी करें। बात करें विश्व प्रसिद्ध लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र ओम पर्वत की, तो वहां पर बर्फ पिघलने से ओम लुप्त हो गया था, जिसके बाद से ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं में खासा मायूसी थी। लेकिन अब एक बार फिर से ओम पर्वत पर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते पर्वत पर अब फिर से ओम की आकृति दिखने लगी है। तो उधर केदारनाथ सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ सीट पर जीत का दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ सीट भारी बहुमत से जीतने जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचेगी केदारनाथ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी रूप से वहां चुनाव लड़ने जा रही है। वो सीट भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी।
तो वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उस ही दिन हमारे कार्यक्रम की असली शुरुआत हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में जो कार्यशालाएं थी वो लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलों की कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी हैं और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे, उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम है प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज़्यादा सदस्यता हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इतना मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। बात करें प्रदेश में आगामी चुनाव की, तो कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत कांग्रेस हाईकमान ने एक समिति का गठन किया है और इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने एक समन्वय समिति गठित की है, जिसका अध्यक्ष करण महारा को बनाया गया है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव पार्टी के मद्देनजर भी और देश के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जो जीती है उससे पार्टी में बहुत जोश और उत्साह है और मैट्रिक लगाने के पूरे मूड में है। जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है और आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों को टालना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है कि आज की तारीख में यदि निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हो चुकी है इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार से। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कोई भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए एक भारी भरकम हैवीवेट समिति बनाई गई है जो पूरा का पूरा केदारनाथ उपचुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव की को अपनी देखरेख में क्रियान्वयन कराएगी। बात करें भू कानून की, तो उत्तराखंड में इसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मूल निवास की मांग है कि विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है। वहीं इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भू कानून को लेकर राज्य के लिए जो जरूरी है उसके लिए सरकार काम कर रही है। भू कानून को लेकर समिति भी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार ही सरकार काम करेगी। राज्य के लिए जो बहुत जरूरी है वो सब सरकार कर रही है। भू कानून पर भी सरकार की समिति बनी हुई है, उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार काम करेगी। और हरीश रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने क्यों नहीं किया है सब? जब सत्ता से बाहर होते हैं तभी उनको ये चीजें ध्यान में आती हैं। तो हरीश रावत जी अब चूंकि कांग्रेस में भी अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो इसलिए वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मौन व्रत करते रहते हैं। साथ ही प्रदेश में 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति कला और साहित्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें 40 देशों के साहित्यकार और लेखक शामिल होंगे। इस पर जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश कुमार पोखरियाल निशंक ने बताया कि 26 से 28 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति कला और साहित्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रचनाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका तो मिलेगा ही, और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा कि प्रदेश सरकार तेजी से देवभूमि का विकास कर रही है, ये सुनिए। 27-28 अक्टूबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति कला और साहित्य का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 देशों के लोग आएंगे और देश के विभिन्न राज्यों से भी लेखक कलाकार उसमें सम्मिलित होंगे और विशेष करके उत्तराखंड के लोग भी उसमें ऐसे जो कला के क्षेत्र में है, जो लिखने के क्षेत्र में है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, उनको भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। देखिए, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, ताकत के साथ कर रही है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गवर्नमेंट हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। विपक्ष का काम ही होता है कि वो कुछ तो बोलेगा और उनको बोलना भी चाहिए। उनको लोगों ने बोलने की तो जिम्मेदारी दे रखी है। उनको केवल लोगों ने कहा तुम अलग हो करके और भाई बोलो क्या क्या बोल सकते हो,
तो मैं समझता हूं, लेकिन गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है। तो वहीं प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कि अभी हमारे कांग्रेस प्रभारी ने एक समिति का गठन किया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें जो जिलेवार प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और पर्यवेक्षक जो भी नियुक्त होंगे वो बारीकी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के से विस्तार से बातचीत करेंगे और जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानकारी भी जुटाएंगे और जो लगभग मेरा मानना है कि विस्तृत रूप से इसमें चर्चा होगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।